पूजा सुबह सुबह किचन में काम कर ही रही होती है, तभी पूजा की ननद चंचल किचन में आती है और वो किचन में रखा चाकू उठा लेती है। ये देख पूजा अपनी ननद चंचल से चाकू छीन कर उसे धक्का देती है और चंचल गिर जाती है। माँ माँ, आपको भी मैं ऐसे ही धक्का दूंगी। आपने मुझे गिरा दिया ना, और देखो मेरे हाथ में चोट लग गई। अरे अरे, ज्यादा चिल्लाया ना तो ये देख रही है ना, चुप एकदम। नहीं नहीं, मुझे मत मारो, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी। अरे अरे चंचल, यहाँ कैसे? अरे उठ उठ, कैसे गिर गई तू? तू अपना ध्यान क्यों नहीं रखती है? माँ जी, मैंने भी इन्हें उठाने की कोशिश की, लेकिन ये है कि सुनती ही नहीं है। मुझे मारने लगी तो मैंने भी छोड़ दिया। इसे भी कभी कभी कुछ समझ नहीं आता। चंचल वो तेरी भाभी है ना, भाभी पर हाथ नहीं उठाते बेटा। इस पागल से तो मैं परेशान हूँ। इसके रहते हुए घर में कभी शांति ही नहीं आएगी। मैं कुछ करती हूँ और ये कुछ और ही करती है। चल तू हॉल में मेरी आंखों के सामने ही रह। तू जब भी आंखों के सामने से हटती है कुछ ना कुछ उल्टा कर ही देती है। जानकी अपनी बेटी को समझा रही होती है, तभी उसकी पड़ोसन विमला का वहाँ आना होता है और विमला भी चंचल को बच्चे की तरह हरकत करता देख जानकी से कहती है, इसका बचपना नहीं गया, बस शरीर बढ़ गया है और दिल तो अभी भी बच्चा ही है। अरे विमला, क्या बताऊं मैं, अभी ही किचन में गिर गई और बहू पर चाकू भी उठा रखा था। ना जाने मैंने कौन से बुरे कर्म किए थे जो भगवान मुझे ऐसी सजा दे रहा है। अब क्या कर सकती है जानकी तू? वो तो तेरी बहू अच्छी है जो अपनी ननद को समझती है। हाँ, ये भी तो तू ठीक ही कह रही है। रुक, तेरे लिए चाय मंगवाती हूँ। बहू, अरे ओ बहू, विमला के लिए चाय तो ले आ। चंचल बेटा, बैठ जा एक जगह। ओ पागल विमला, विमला काकी पागल है, पागल। विमला काकी, आप अपने घर जाओ, आपके बच्चे भूखे होंगे। अरे अब तो मेरे बच्चे खाना खिलाने लायक नहीं बल्कि बनाने लायक हो चुके हैं। चंचल पूरे दिन घर में इधर से उधर करती रहती थी। पूजा तो चंचल को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। बस अपनी सास और पति के सामने अच्छा बनने के लिए पूजा चंचल को लाड करती थी। एक रोज देर शाम जानकी किसी काम से बाहर गई होती है, तभी विमला का जानकी के घर आना होता है। नहीं 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 भाभी, मैंने कुछ नहीं किया। माँ, मुझे जाने दो। ये क्या, जानकी की बहू चंचल पर हाथ उठा रही है। आज ही मैं इसका सच सबके सामने लाती हूँ, लेकिन मेरी बात पर जानकी यकीन नहीं करेगी। अरे विमला, क्या बात है? सही समय पे आई है ना? और बता, कैसे आना हुआ तेरा यहाँ? अरे बस तुझे ही ढूंढने आई थी। अब विमला और जानकी जब चंचल के कमरे में जाते हैं तो वो देखते हैं चंचल के बाल खुले और बिखरे हुए हैं। वो रो रही है और डरी भी हुई है। चंचल, क्या हुआ तुझे? तू ऐसे कोने में क्यों बैठी है? विमला, कमरे की लाइट जला, देखना क्या हुआ है इसे। कहीं कुछ उल्टा सीधा खा तो नहीं लिया इसने? माँ, भाभी, माँ, भाभी। तेरी बहू ने चंचल को मारा है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है और ये भी जानती हूँ मैं कि तू मुझ पर विश्वास नहीं करेगी। माँ, भाभी ने मुझे बाल पकड़ के मारा जब मैं किचन में खाना लेने गई थी। तू अगर उसे अभी कुछ कहती है तो वो अभी भोली बनने का नाटक करेगी। विमला जानकी से ये बोल ही रही होती है, तभी पूजा अपनी सास के लिए पानी लेकर आती है और अपनी सास के सामने अच्छा बनने का नाटक करती है। माँ जी, आप कब आई? मैंने तो आपको देखा ही नहीं। ये पानी तो मैं ननद जी के लिए ही लाई थी। देखिए, ना जाने इन्हें क्या हो गया, कितनी डरी हुई है। तू ये पानी यहाँ रख और जा, मैं पिला देती हूँ इसे पानी। चंचल बेटा, पानी पी ले। तू ठीक तो है ना? चंचल, पी ले बेटा पानी। आज तुझे खाना खिलाती हूँ अपने हाथों से। जानकी को जब ये पता चलता है कि उसकी बहू उसकी बेटी को अकेले में मारती पीटती है तो उसे बहुत दुख होता है और जानकी भी अपनी बेटी को उस दिन के बाद से कहीं छोड़कर नहीं जाती। लेकिन एक रोज देर रात जब चंचल हॉल में सोफे पर सोई होती है, तभी उसके घर में दो चोर घुसते हैं। भाई, तू इस कमरे में जा और मैं उस कमरे में जाता हूँ। ध्यान रखियो, कोई शोर मचाए तो गेम बजा दियो। अरे भाई, मरने मारने का काम मुझे मत दो। वो मेरा आज पहला दिन है और पहले दिन में किसी को मारना नहीं चाहता। चल ठीक है, तू बस आवाज लगा दियो, बाकी मैं देख लूंगा। अब दोनों चोर दोनों तरफ बट जाते हैं
लेकिन सोफे पर लेटी हुई चंचल ये बात सुन लेती है और जैसे ही दोनों चोर इधर उधर जाते हैं, चंचल अपनी माँ के कमरे में जाती है और अपनी माँ को उठाने लगती है। लेकिन जानकी गहरी नींद में होती है, वो जगती नहीं है। अब चंचल अपने बालों को आगे किए उस कमरे में जाती है जहाँ चोर होते हैं। अरे ना जाने ये बॉस भी कौन से घर में लेकर आ गए मुझे। यहाँ तो कुछ मिल ही नहीं रहा, लगता है खाली हाथ जाना पड़ेगा। कोई बचाओ, भूत भूत भूत। अभी मुझे चीखने की आवाज सुनाई दी, कहीं ये बेवकूफ फंस तो नहीं गया? अब जैसे ही दूसरा चोर अपने दोस्त को देखने कमरे में पहुंचता है, वो देखता है सामने बाल खोले हुए कोई बैठी हुई है। ये देखकर वो डर भी वहीं जाता है और बेहोश हो जाता है। अब ये देख चंचल खूब खुश होती है और ताली बजा बजा कर शोर मचाने लगती है। मैंने दोनों अंकल को डरा दिया, मुझे देखकर वो दोनों अंकल बेहोश हो गए। चंचल पूरे घर में घूम घूम कर ये बोल रही होती है, तभी पूजा और जानकी की नींद खुल जाती है। चंचल क्या हुआ? किसके बारे में ये सब कह रही है तुम? माँ, मैंने दोनों अंकल को बेहोश कर दिया। देखो ना, वो तो बेहोश है और उन्हें मैं उस कमरे में बंद कर आई। वो मुझसे डर गए थे ना, इसलिए। माँ जी चलिए सोने, ये कुछ भी बोलती है, भला कोई घर आएगा ही क्यों? रुक बहू, मुझे भी लग रहा है कि घर में कोई आया है। देखिए काला कपड़ा किसका है? हाँ माँ जी, चलिए देखते हैं कौन है अंदर। अब जब जानकी और पूजा दरवाजा खोलने जाने लगते हैं तो चंचल अपनी माँ का हाथ पकड़कर अपनी भाभी के कमरे में ले जाती है और वो लोग देखते हैं टेबल पर रखा चाकू जो चोर अपने साथ लाए थे। माँ जी ये तो चाकू है, इसका मतलब घर में चोर है। जल्दी से पुलिस को फोन कीजिए, चंचल सही कह रही है। ये तो चंचल ने जान पर खेलकर हमारी जान बचाई है। अब पूजा पुलिस को फोन करती है और जब पुलिस आती है तो उस कमरे को खोला जाता है तो देखते हैं दो लोग बेहोशी के हालत में पड़े हैं, जिन्हें होश में लाने के बाद पुलिस उन्हें ले जाती है और जानकी और पूजा चंचल की खूब तारीफ करते हैं। माँ उन्हें पुलिस क्यों लेके गई है? आज मेरी पागल ननद ने ये साबित कर ही दिया कि वो पागल नहीं होशियार है। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, मैं इतने समय से अपनी ननद पर अत्याचार करती आई हूँ। मैं सब जानती हूँ। उस दिन विमला ने जो देखा वो मुझे बताया, लेकिन मैं भी सुनना तो तेरे मुँह से ही चाहती थी। माँ जी मैं इसके लिए शर्मिंदा हूँ, क्योंकि अगर आज ननद जी नहीं होती तो शायद चोर भी मुझे मार चुके होते। चंचल बेटा चल चलकर सो जा, बहुत रात हो चुकी है। नहीं माँ, मैं सोने वाली नहीं हूँ। अभी जाग कर और भी अंकल को डरा कर उन्हें कमरे में बंद कर दूंगी और फिर पुलिस आकर उन्हें भी ले जाएगी। चंचल बेशक दिमाग की सुस्त थी, लेकिन उसके इन्हीं नादानियों की वजह से जानकी के घर आए चोर पकड़े जाते हैं। सना अपनी बुआ मोहिनी के साथ रहा करती थी, क्योंकि जब सना बहुत छोटी थी तभी उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। सना काफी गुणी थी, वो हर काम झटपट कर लिया करती थी, पर जितनी तेज वो काम करने में थी उससे कई ज्यादा वो बदसूरत थी और बस इसीलिए उसकी शादी किसी से नहीं हो रही थी। पर उसकी बुआ अपनी भतीजी सना से बहुत प्यार करती थी। ऐसे ही उसको कोई भी काम करने में देरी नहीं लगती थी। ऐसे ही एक दिन सना की बुआ मोहिनी सना से कहती है, सना बेटा, वो दरअसल मुझे बाहर जाना है और मैंने अभी तक खाना नहीं बनाया। क्या तू मेरे लिए? हाँ बुआ जी, क्यों नहीं, मैं आपके लिए अभी खाना बना देती हूँ। पर बुआ जी आपको अचानक कहाँ जाना पड़ रहा है? वो क्या है ना बेटा, तेरे लिए एक दूर का रिश्ता आ रहा है, तो वो लोग एयरपोर्ट पर है, बस उन्हें ही लेने जा रही हूँ। बुआ जी आप इतना क्यों सोच रही हैं? मैं जानती हूँ इस बार भी वो लोग मुझे रिजेक्ट कर देंगे। अरे ऐसे कैसे रिजेक्ट कर देंगे? मेरी भतीजी इतनी खराब थोड़ी ना है। हाँ मानती हूँ तेरा रंग थोड़ा दबा हुआ है, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि तू खुद को ऐसा कहे। देख वैसे भी वो लोग मुंबई शहर से आ रहे हैं, वहाँ कोई भी रंग रूप को जज नहीं करता। और तुझे पता है जिस लड़के का रिश्ता आ रहा है वो कोई मामूली कंपनी में काम नहीं करता, बल्कि उसके खुद का बिजनेस है। खैर इन सबको छोड़ और तू सब कुछ तैयार रखना, अभी फिलहाल मैं जा रही हूँ। मोहिनी अपनी भतीजी से बात करके चली जाती है तो वहीं सना भी खाना बनाती है और फिर सफाई करती है। देखते ही देखते सना घर का सारा काम खत्म कर लेती है और नहा धोकर तैयार भी हो जाती है। अब थोड़ी देर बाद जब मोहिनी लड़के वालों के साथ आ जाती है तो मोहिनी का चमकता हुआ घर देखकर लड़के की माँ सुनीता मोहिनी से बोलती है, मोहिनी बहन तुम्हारा घर तो काफी चमक रहा है,
सारी चीजें एकदम सही जगह पर परफेक्ट तरीके से रखी हुई हैं। आखिर इस घर की देखभाल भी तो मेरी भतीजी ही करती है। अब जिसके घर में इतना काम करने वाली होगी तो क्या ही होगा। खैर पहले आप बैठिए, मैं अभी अपनी भतीजी को बुलाती हूँ। इस तरह मोहिनी सुनीता और सुनीता के बेटे रघु को बैठने की कहकर सना को बुला कर लाती है। सना अपने हाथों में चाय की ट्रे लेकर सभी के सामने आती है और उसको देखकर रघु का मुंह बन जाता है, क्योंकि रघु काफी स्मार्ट और हैंडसम था और उसको अपनी पत्नी अपनी ही तरह गोरी और सुंदर चाहिए थी। पर सना तो ऐसी बिल्कुल नहीं थी। लेकिन सना को देखकर सुनीता उसको पहली ही नजर में पसंद कर लेती है और इस रिश्ते को पक्का करके चली जाती है। पर रघु जब अपनी माँ के साथ घर आता है तब वो अपनी माँ से कहता है, माँ आपने क्या सोचकर उस काली से मेरा रिश्ता पक्का कर दिया? रघु, तू ये क्या बोल रहा है? भले ही वो काली लड़की है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि तू उसको कल्लो बुलाएगा। माँ आपने सोचा भी है, अगर कोई मुझे और उसको देखेगा तो क्या कहेगा? बस रघु, बहुत बोल दिया तूने। अब अगर तूने एक लफ्ज भी बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझा तू? मैंने शादी फिक्स करवा दी है और अब तेरी शादी सना से ही होगी। अपनी माँ की ऐसी बात सुनकर रघु चुप हो जाता है और गुस्से में वो अपने कमरे में चला जाता है। ऐसे ही समय गुजरता है और समय के साथ अब रघु और सना की शादी हो जाती है। शादी करके जब सना मुंबई आती है तो वो अपने पति का इंतजार कर रही थी। तभी रघु कमरे में आता है और सना के पास बैठकर वो उसका हाथ अपने हाथ में लेकर कहता है, देखो सना, मैं तुम्हें किसी धोखे में नहीं रखना चाहता, पर सच बताऊं तो तुम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं हो। मैंने ये शादी अपनी माँ के कहने पर की है। वो दरअसल मुझे खुद के जैसे सुंदर और गोरी लड़की चाहिए थी, जो कि तुम नहीं हो। इसलिए तुम मुझसे कोई एक्सपेक्टेशंस मत रखना। भले ही हमारी शादी दुनिया की नजरों में पूरे रीति रिवाजों के साथ हुई है, पर मैं तुम्हें अपनी पत्नी कभी नहीं मान सकता। इतना बोलकर रघु अपना तकिया उठाता है और अपने कमरे के सोफे पर सो जाता है। सना ना जाने क्या क्या सपने संजो कर आई थी, पर अब बेचारी पूरी तरह से टूट जाती है और वो किसी को कुछ नहीं कहती और चुपचाप शादी होने के बाद भी कवारों वाली जिंदगी जीती है। समय गुजरता है और समय के साथ वो अपने घर की जिम्मेदारियां संभाल लेती है। ऐसे ही एक दिन जब वो किचन में काम कर रही थी, तभी उसकी सास उससे कहती है, सना बहू, ओ सना बहू, जरा एक कप चाय तो बना दे। जी माँ जी, मैं अभी चाय बना कर लाती हूँ। सुनीता अपनी बहू को चाय के लिए बोलती है और उसको अभी 5 मिनट भी नहीं हुए थे कि उसकी बहू उसके सामने चाय लाकर रख देती है। अपनी बहू की ऐसी रफ्तार देखकर सुनीता अपनी बहू से कहती है, बहू, मैंने तुझे अभी तो बोला था कि चाय बनाने को, और तूने इतनी जल्दी चाय ला दी। भला तू इतनी जल्दी चाय कैसे बना सकती है? कहीं तूने सुबह की चाय मुझे अभी तो नहीं दे दी? नहीं माँ जी, मैंने आपको सुबह की चाय नहीं दी, बल्कि ये चाय तो मैंने अभी बनाई है। ये इतनी जल्दी चाय कैसे बना सकती है? खैर, मुझे क्या। बहू देखना, उधर दीवार पर कितने जाले मकड़े हैं, जरा उसको भी साफ कर देती तो ज्यादा अच्छा होता। जी माँ जी, मैं अभी कर देती हूँ। नहीं बहू, अभी रहने दे, अभी मत कर, अभी तू खाना बना दे। माँ जी, मैंने खाना चढ़ा दिया है। जब तक खाना बनेगा तब तक मैं इसे साफ कर दूंगी। और वैसे भी जितनी देर में खाना बनेगा उतनी देर मैं बैठकर क्या ही करूंगी। इससे तो अच्छा है ना कि मैं सारे काम निपटा लूं। इतना बोलकर सना उन जालों को साफ करने लगती है और ये देखकर सुनीता अपनी बहू से फिर से बोलती है, बहू तो एक मामूली इंसान है और तेरे 2 ही हाथ है, तो ये 5 हाथों वाले काम बंद कर दे, थक जाएगी तू। माँ जी, सना कभी थकती नहीं है, आप चिंता मत कीजिए। आपकी ये बहू अपने हाथों से ही सारे काम कर लेगी और थकेगी भी नहीं। वैसे भी मुझे 5 हाथों की जरूरत नहीं है। दोनों सास बहू आपस में बातें कर रही थी कि तभी रघु ऑफिस से घर आता है और अपनी माँ से बोलता है, माँ भी थोड़ी देर बाद मेरे बॉस आएंगे डिनर के लिए। अगर मैंने उनको डिनर में खुश कर दिया ना तो सच में मेरा प्रमोशन होने से कोई नहीं रोक सकता। बस इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आज उनकी खातिरदारी में कोई कमी ना हो। रघु ये सब कुछ बोल ही रहा था कि तभी उसके घर की बेल बजती है और अब जब सना अपने घर का दरवाजा खोलती है तो वो देखती है कि उसके घर पर रघु के बॉस थे। जिसके बाद वो उसके बॉस को अंदर आने को कहती है कि तभी रघु अपनी पत्नी को बोलता है, सना, जाओ जाकर बॉस के लिए कुछ ठंडा लेकर आओ। जी, मैं अभी लाती हूँ। वो जल्दी से जाती है और 2 ग्लास में कोल्ड ड्रिंक डालकर ले आती है। उसके वहाँ आते ही रघु सना से बोलता है, सना, बॉस यहाँ डिनर के लिए आए हैं, जाओ जल्दी कुछ बना दो। जी रघु जी, मैं अभी बना कर लाती हूँ। सना अब इधर उधर भागते हुए काम करने लगती है
उसको इस तरह काम करते हुए देखकर रघु का बॉस रघु से कहता है, रघु, तुम अपनी पत्नी से इतना काम क्यों करवा रहे हो? हाँ ठीक है, पत्नी घर को संभालती है, पर तुम अपनी पत्नी को नौकर नहीं समझ सकते। अपनी पत्नी की रिस्पेक्ट करना सीखो। सर, मैं शुरू से आपके साथ रहता आया हूँ, जिस वजह से हमारा बॉन्ड अच्छा बन गया है। और आपको तो पता ही है कि मुझे कैसी लड़की चाहिए थी, बस इसीलिए मैं। रघु, तुम जानते हो, जैसे अभी तुम हो ठीक वैसे ही मैं भी एक समय पर था। मैं भी अपनी पत्नी की कदर नहीं करता था, क्योंकि वो भी तुम्हारी पत्नी की तरह ही काली थी, जिस वजह से मुझे छोड़कर चली गई। और अब वो इतनी दूर जा चुकी है कि मैं चाहकर भी उसको वापस अपने पास नहीं ला सकता हूँ। पर जब वो मुझे छोड़कर गई ना, तब मुझे उसकी कीमत पता चली है। पर वो गई कहाँ है? अब वो इस दुनिया में नहीं है रघु। अपनी बॉस की बातें सुनकर कहीं न कहीं रघु को भी एहसास था कि वो भी अपनी पत्नी के साथ वही कर रहा है जो उसके बॉस ने अपनी पत्नी के साथ किया था। रघु को अपने किए पर पछतावा होता है और अपने बॉस के जाने के बाद वो अपनी पत्नी से माफी मांगता है और उसकी पत्नी उसे माफ भी कर देती है, जिसके बाद वो अपने पति और सास के साथ खुशी से रहती है। पर वो अपनी स्पीड में कोई कमी नहीं रखती और उसकी ऐसी स्पीड देखकर सुनीता बोल पड़ती है, ये है मेरी 5 हाथों वाली बहू। नेहा अपनी माँ के साथ रहा करती थी। नेहा के पिता की काफी समय पहले एक हादसे में जान चली गई थी, इसीलिए अब कामिनी ने ही अपनी बेटी नेहा को पाला था। बढ़ती महंगाई और गरीबी की वजह से कामिनी अपने घर में बहुत सादा खाना ही बनाया करती। ऐसे ही हर दिन की तरह कामिनी ने घर पर दाल चावल बनाए हुए थे और स्कूल से नेहा लौट कर आती है और अपनी माँ से कहती है, माँ जल्दी से कुछ अच्छा सा खाने को दे दो, बहुत तेज भूख लगी है, पेट में चूहे कबड्डी खेल रहे हैं। हाँ बेटा, बनाया है ना, दाल चावल बनाया है और आलू का चोखा। लेकिन माँ कल भी तो खाया था ना दाल चावल और चोखा, और परसों भी, और फिर उससे एक दिन पहले भी। मैं जानती हूँ बेटी, लेकिन घर में जो होगा मैं तो वही बनाऊंगी। आज और खा ले, कल मैं तेरे लिए कुछ अच्छा सा बना दूंगी। माँ आप कुछ अलग क्यों नहीं बनाती हो? मुझे दाल चावल नहीं खाना, मैं जा रही हूँ। इतना कहकर अब नेहा घर से बाहर चली जाती है और वहाँ उसे उसकी दोस्त सुमन मिलती है। वहीं दूसरी ओर घर में नेहा की माँ कामिनी रोते हुए खुद से कहती है, हे भगवान, मैं अब क्या करूँगी? मेरी एक ही बेटी है, लेकिन गरीबी के चलते उसका भी कुछ पसंद का खिला नहीं पाती हूँ। यहाँ कामिनी अपनी बेटी के लिए परेशान हो रही थी। वहीं दूसरी ओर नेहा को गुस्से में देखकर सुमन उससे कहती है, अरे नेहा, क्या बात है, तू इतनी परेशान क्यों है? कुछ हुआ है क्या? तेरी माँ ने तुझे कुछ कहा? कुछ नहीं यार, मेरे लिए ये सब नया नहीं है। हर दिन किसी न किसी बात पर मेरी और माँ की लड़ाई हो जाती है। ये बता कि तू कहाँ जा रही है? मैं तो यार बाजार जा रही थी, सोचा कि आज बाहर से ही कुछ खा लूं। तू चलेगी क्या मेरे साथ? यार भूख तो मुझे भी लग रही है, एक काम करती हूँ, इसी के साथ चलकर खा लेती हूँ, लेकिन मेरे पास तो पैसे भी नहीं हैं। अरे तुझे क्या हो गया? अब कहाँ अपने सपनों में खो गई तू? कुछ नहीं, बस तू जा, मैं नहीं जा पाऊंगी। मेरे पास इतने पैसे नहीं है ना कि मैं कहीं बाहर जाके कुछ खा सकूं। अरे तो क्या हो गया, मैं दे दूंगी तेरे पैसे भी, तू बस मेरे साथ चल, हम दोनों खा लेंगे। अब दोनों बाजार कुछ खाने के लिए चले जाते हैं। वहीं दूसरी ओर नेहा की माँ कामिनी उसका इंतजार कर रही थी, पर अभी तक नेहा घर नहीं आई थी। उसकी चिंता में वो यहाँ से वहाँ घर के बाहर ही टहल रही थी और नेहा सुमन के साथ बाजार में मोमोज खा रही थी और घर पर नेहा की माँ उसका इंतजार कर रही थी। हे भगवान, ये लड़की गुस्से में ना जाने कहाँ चली गई। उसने कुछ खाया भी नहीं है, भूखी प्यासी पता नहीं कहाँ घूम रही होगी। खाना भी ठंडा हो गया है, एक बार गर्म कर देती हूँ, क्या पता आ ही रही हो। कामिनी नेहा के लिए खाना गर्म करती है, तो वहीं दूसरी ओर नेहा बाजार में चाउमीन के मजे ले रही थी। यहाँ कामिनी खाना गर्म करने के बाद घर के बाहर बैठ जाती है और नेहा का इंतजार करती है, तो बाजार में नेहा गोलगप्पे खाते हुए आनंद ले रही थी। अरे वाह सुमन, ये गोलगप्पे तो बहुत ही मजेदार है। मुझे तो पता ही नहीं था कि यहाँ इतना कुछ मिलता है। नेहा तू भी क्या याद रखेगी? मेरे साथ रहेगी तो मजे में ही खाए पिएगी और ऐश करेगी। यार सुमन, तेरे पापा तो पैसे वाले अमीर हैं, लेकिन मैं तो गरीब हूँ, मैं ये सब रोज रोज नहीं खा सकती। हम गरीबों के नसीब में तो बस दाल चावल है। तू इतनी चिंता क्यों कर रही है? मैं हूँ ना तेरे साथ, जरूरी नहीं है कि तू रोज रोज दाल चावल ही खाए। सुमन नेहा को अपने पैसों से बाजार में बहुत कुछ खिलाती है
और वहाँ नेहा की माँ कामिनी घर पर नेहा का इंतजार कर रही थी और बार बार खाना गर्म कर रही थी। कुछ देर बाद नेहा भी मुस्कुराते हुए घर आती है और उसे देखकर कामिनी कहती है, बेटी नेहा तू आ गई, चल अब जल्दी से खाना खा ले, बहुत देर हो गई तुझे बाहर गए हुए। मुझे पता है तू अपनी माँ से ज्यादा देर गुस्सा नहीं रह सकती और भूखी तो बिल्कुल नहीं रह सकती। चल जल्दी से खाना खा ले बेटा। माँ मेरा तो पेट भरा हुआ है। वो क्या है ना, बाहर मुझे मेरी दोस्त सुमन मिल गई थी तो उसने मुझे बाजार से बहुत कुछ खिलाया, इसलिए मेरी भूख ही मर गई। क्या कहा? भूख मिट गई? मुझे लगा तू गुस्सा है और कुछ खाया नहीं होगा, इसीलिए मैंने भी कुछ नहीं खाया बेटा। माँ आप खा लीजिए, मैं जा रही हूँ सोने, मुझे तो बहुत तेज नींद आ रही है। नेहा अब सोने चली जाती है और यहाँ कामिनी भी खाना नहीं खाती और खुद भी भूखी सो जाती है। यूं ही एक दिन और बीत जाता है। अगली सुबह नेहा तैयार होकर स्कूल के लिए निकल जाती है, जहाँ जाकर उसे पता चलता है कि स्कूल में किसी लड़की का जन्मदिन था जो कि एक अमीर परिवार से थी। उसने अपने सभी दोस्तों को पिज्जा पार्टी दी थी सिवाय नेहा के, और ये देखकर नेहा बहुत उदास हो जाती है। लेकिन सुमन नेहा के पास आकर कहती है, अरे नेहा तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? तुम्हें नैना ने पिज्जा नहीं दिया क्या? ऐसा नहीं है, मैंने खुद ही नहीं लिया। क्या कहा? तूने नहीं लिया या उसने नहीं दिया? मैं सब जानती हूँ कि नैना तुम्हें पसंद नहीं करती। अच्छा चलो उसकी बात जाने दो, एक काम करते हैं कि हम दोनों साथ में पिज्जे को खाते हैं। लेकिन सुमन ये तो तुम्हारा पिज्जा है ना, तुम इसे मुझे क्यों दे रही हो? तुम खाओ इसे, मैं नहीं खा सकती। हम दोनों दोस्त हैं ना, तो हम दोनों भी इसे मिल बांट कर ही खाएंगे। नेहा को अब सुमन पिज्जा खाने के लिए दे देती है। नेहा ने पहली बार पिज्जा खाया था, उसे पिज्जे का स्वाद बहुत पसंद आता है और वो कहती है, यार सुमन ये पिज्जा तो बहुत ही अच्छा है, मैंने कभी पिज्जा नहीं खाया लेकिन आज खा रही हूँ तो बहुत अच्छा लग रहा है। नेहा मैं समझ सकती हूँ, लेकिन ये सब तो अमीरों के लिए एक दिन में एक बार के खाने में से एक होता है। मैं तो खुद कभी कभी खा ही लेती हूँ। पिज्जा, बर्गर, मोमो ये सब अमीरों के चोचले होते हैं। मुझे तो घर का दाल चावल ज्यादा पसंद आता है। यार तू कितनी लकी है ना, तेरे मम्मी पापा अमीर है और वो तुझे रोज ये अमीरों वाला खाना खाने को मिलता है, और एक मेरे घर में तो बस रोज दाल चावल ही बनते हैं। अरे अब तू ज्यादा मत सोच और आराम से खा ले, वरना पिज्जा ठंडा हो जाएगा। नेहा और सुमन पिज्जा खा लेते हैं और यूं ही अब कुछ समय बाद जब स्कूल की छुट्टी होने वाली थी, नेहा अपने घर जाती है और अपनी माँ को कहती है, माँ आपको पता है आज मैंने पिज्जा खाया था। स्कूल में एक लड़की का जन्मदिन था तो उसने सबको पिज्जा खिलाया, मुझे तो बहुत मजा आया खाकर। बेटी ये सब अमीरों का खाना होता है, हम गरीबों के नसीब में ये कहा, क्योंकि ये सब बहुत महंगा है। तो तू ज्यादा किसी के साथ ये सब मत खाना, वरना तुझे इन सब की आदत लग जाएगी। माँ एक बात बताओ, आपने कभी खाया है ये अमीरों वाला खाना? अरे मेरी बच्ची, तुझे क्या लगता है मैंने कभी खाया नहीं होगा ऐसा खाना? हम गरीबों के घर दाल चावल बनते हैं, अमीरों का खाना नहीं। जब से तेरे पापा इस दुनिया को छोड़ कर गए हैं ना, तब से तो मैंने दाल चावल के अलावा कुछ और खाया ही नहीं। इतना कहकर अब कामिनी अपने कामों में लग जाती है और नेहा खुद से कहती है, माँ ने कभी भी अमीरों वाला खाना नहीं खाया है, अब मैं माँ को अमीरों वाला खाना खिलाऊंगी, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। अब यूं ही वक्त गुजरता है और नेहा स्कूल के सभी बच्चों से उनका होमवर्क करवाने के लिए कहती है, जिसके लिए वो उनसे बदले में 10 रुपए लेती है। धीरे धीरे दिन बीतते हैं और कुछ दिनों बाद नेहा की माँ का जन्मदिन था, तो इसीलिए वो होमवर्क करके मिलने वाले पैसों से अपनी माँ के जन्मदिन पर बहुत सारा अलग अलग तरह का खाना लेकर आती है, जो कि कामिनी ने कभी नहीं खाया था और कुछ को तो देखा तक नहीं था। ये सब कहाँ से आया बेटी? माँ ये अमीरों वाला खाना है, आपने कहा था ना कि आपने अमीरों वाला खाना कभी नहीं खाया, तो मैंने सोचा कि आपके जन्मदिन पर क्यों ना मैं आपको ये खाना खिलाऊं। जरूरी नहीं है ना कि बस अमीर के घर ही अमीरों वाला खाना आए, गरीब के घर भी तो अमीरों वाला खाना हो सकता है ना। लेकिन बेटी ये सब करने के लिए पैसे कहाँ से आए? अब नेहा कामिनी को सब कुछ बताती है और अपनी बेटी की बातें सुनकर कामिनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।